सबसे पहले तो मैं यहाँ के जिला कमेटी के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने भीम आर्मी का, मुझे लगता है कि नालंदा जिला में अब तक इससे बड़ा कोई हॉल में कार्यक्रम आप लोगों ने नहीं कराया था, लेकिन आप सब ने आज के इस कार्यक्रम को जो सफलतापूर्वक आयोजन किया है, इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा। हमारे छोटे भाई भी हैं, रोशन कुमार जी, और ये मल्टी टैलेंटेड हैं, भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी हैं, यूट्यूब भी चलाते थे, अभी पता नहीं यूट्यूब चला रहे हैं कि नहीं, लेकिन देखते हैं कि समाज के मुद्दे पे हमेशा सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से ही आवाज उठाते रहते हैं। और हैं प्रोफेसर विवेक कुमार जी उर्फ विवेकानंद जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हैं सरयुग बौद्ध जी, तीसरे हैं रंजीत कुमार जी, नीरज कुमार जी, साहुल कुमार जी, अखिलेश अम्बेडकर जी, महेंद्र जी, बुद्धदेव रविदास जी, जुबैर आलम जी, सोनू पासवान जी, सोनू चौधरी जी, उपेंद्र चौधरी जी, लाल किशोर रविदास जी, और तमाम आप सभी जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं। हमारी माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, हमारे युवा साथी हैं, छोटे बड़े भाई जो भी लोग हैं, आप सबका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन को आप सब ने तन मन और धन से सहयोग करके इस कार्यक्रम को आप सबने सफल बनाया है। इसके लिए मेरे तरफ से तहे दिल से आप सबको धन्यवाद। जय भीम। और मैं अपनी बात रखने से पहले मैं और हमारे पत्रकार साथी भी हैं, क्योंकि आपकी खबरें, आप अगर बड़ा कार्यक्रम करें तो भी आपकी खबरें अखबार और टीवी में नहीं चलती है, लेकिन जो सामंतवादी, मनुवादी जो लोग हैं वो कुछ नहीं भी करते हैं तो उनका खबर नेशनल मीडिया में, टीवी चैनल पे, अखबार में, रेडियो पे आ जाता है। तो मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे जो यहाँ पे सम्मानित किया गया हमारे साथियों को, जो हमारे पत्रकार, यूट्यूब, सोशल मीडिया के भाई लोग हैं जो मेहनत करते हैं, जिसमें शैलेश कुमार जी हैं, बीरेन जी हैं, निरंजन जी हैं, छोटा भाई है युवराज, और भी साथी हैं। और सभी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सब ने पूरे बिहार के अंदर भीम आर्मी का जो कारवां चल रहा है, भीम आर्मी का जो कार्यक्रम हो रहा है, भीम आर्मी का जो आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन में बिना किसी स्वार्थ के आप सब लोग निस्वार्थ भाव से आप लोग समाज के मुद्दे पे हो रही हर जंग को आप लोग खबर बना करके, वीडियो के माध्यम से आप लोग अपने समाज के बीच में परोसने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब अपने संसाधन पे अलग अलग जिलों में जाकर के, मैं देखता हूं, मैं जब से बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना हूं भीम आर्मी का, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी जिला हो जहां पे हमने आंदोलन किया हो, चाहे वो किसी भी मामले को लेकर हो, चाहे नवादा में जो दलितों के घर जला गए उस मामले में हो, वहां पे हमारे साथ ये सभी साथी जो यूट्यूब के साथी हैं, सभी लोग मजबूती से खड़े रहे। चाहे बक्सर में आजाद पासवान के जो हत्यारे थे उनके जेल भिजवाने के लिए, आजाद पासवान को न्याय दिलाने के लिए जब आंदोलन किया गया बक्सर में, वहां भी आप सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वहां पे जो भी आंदोलन हुआ उस खबर को आपने प्रमुखता से दिखाने का काम किया। चाहे छपरा में आंदोलन हुआ हो, चाहे आरा में आंदोलन हुआ हो, चाहे मुजफ्फरपुर में आंदोलन हुआ हो, कहीं भी शोषण, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ जहां भी भीम आर्मी लड़ती है, वहां पे हमारे सोशल मीडिया, यूट्यूब के जो पत्रकार साथी हैं, ये सभी लोग प्रमुखता से अपने समाज की जिम्मेदारी निभाते हैं। इनके हाथ में बहुत कुछ नहीं है, एक छोटा सा मोबाइल फोन है और उसी मोबाइल के सहारे जो समाज के ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार हो रहा है उन खबरों को दिखाते हैं।
अगर कोई घटना मुझे जानकारी नहीं होती है तो ये लोग मुझे फोन करके बताते हैं कि भाई वहां पे ये घटना हो गया है, वहां पे भीम आर्मी को जाना चाहिए, वहां पे अपने समाज को न्याय दिलाना चाहिए। तो कई घटनाओं पे मैं इन लोगों के बताने के बाद मैं वहां जाता हूं और वहां जाकर के समाज को न्याय दिलाने का काम हम लोग करते हैं। और भीम आर्मी के बिहार में जो भी कारवां चल रहा है उसको बढ़ाने में इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो इनका भी हार्दिक धन्यवाद है। और इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप सब लोग। ये सभी जो हमारे यूट्यूब के साथी हैं ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और समाज पे हो रहे हैं, बिहार में शोषण अत्याचार पे आवाज उठाते हैं, वीडियो बनाते हैं, खबर बनाते हैं, ताकि आपके समाज पे कहीं भी कोई घटना हो, कहीं बलात्कार की घटना हो, हत्या की घटना हो, शोषण की घटना हो, आगलगी की घटना हो, किसी का मार के हाथ पैर तोड़ दिया जाए उसकी घटना हो, वो तमाम घटनाओं पे आज इस सोशल मीडिया और इन यूट्यूब के पत्रकारों का देन है। और बिहार में भीम आर्मी का संघर्ष का देन है कि जब बिहार में अमर ज्योति एक ट्वीट करता है किसी घटना पे तो बिहार पुलिस और आईबी के लोगों का तुरंत उस पर रिप्लाई आ जाता है और आईबी के लोग फोन करते हैं और पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या करना है, भीम आर्मी का क्या स्टेप है, वहां पे कितने लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। तो ये भीम आर्मी का ताकत आप सब ने जो मिल करके बनाया है, इस ताकत को बढ़ाने में आप सबके सहयोग का मैं आभारी हूं कि इसी प्रकार से आज आप सब लोग जो नालंदा के बिहार शरीफ के इस मैरिज हॉल में जो लोग भी उपस्थित होकर के भीम आर्मी को कारवां को बढ़ाने के लिए आज आए हुए हैं, आप सब लोग इसी तन मन और धन से संगठन को बढ़ाने के लिए आप सब लोग जो भी हमारे पदाधिकारी यहाँ पे नियुक्त हुए हैं या नियुक्त होंगे, जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनके कंधे से कंधे मिला करके आप लोग समाज को न्याय दिलाने के लिए निस्वार्थ भाव से खड़े नजर आइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके समाज पे हो रहा शोषण अत्याचार जो है आप लोग जब एकजुट हो जाएंगे तो बंद हो जाएगा। अभी भी हमारे भाई बोल के गए कि बटेंगे तो कटेंगे, वो नारा एक बिहार का सांसद है, क्या नाम है, गिरिराज सिंह, बेगूसराय के सांसद है, उन्होंने बोला कि बटेंगे तो कटेंगे। तो बटेंगे तो कटेंगे उन्होंने तो बोल दिया, तो किनके लिए बोले और क्यों बोले, इस बात का भी गहरा हम लोग पे सोचने समझने की आवश्यकता है। तो मैं यही कहूंगा कि चंद्रशेखर भाई बहुजन समाज की बात करते हैं, लेकिन हमें दुख होता है कि हम सब लोग बहुजन 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 करते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आज भी हम लोग जातियों में इतनी बुरी तरीके से बटे हुए लोग हैं। हम लोग भीम आर्मी में काम करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले जाति को प्राथमिकता देते हैं। तो मैं आज आपके मंच के माध्यम से ये कह देना चाहता हूं, आप सबसे भी ये मैं पूछना भी चाहता हूं कि अगर भीम आर्मी में काम करना है और आपको कोई जिम्मेदारी चाहिए तो सबसे पहले आप अपनी जाति को अपने घर में रख करके आइए और तब जाकर के भीम आर्मी में काम कीजिए और बहुजन बन करके यहाँ पे बहुजन बन करके आप काम करिए और भीम आर्मी को आगे बढ़ाने का काम करिए और बहुजन समाज पे हो रहे शोषण, जुल्म और अत्याचार, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम करिए। नहीं तो अगर आप जातियों में बटे रहेंगे तो जैसे आप जातियों में बटे हुए हैं, तुषार, चमार, धोबी, पासी, मुसहर, कोयरी, कुर्मी, अहिर, गडेरी और तमाम जातियों में बट करके आप लोग अलग अलग जो अपना अपना जाति का सेना, अपना अपना जाति का महासभा, अपना अपना जाति का संघ बना करके जो लोग भी काम कर रहे हैं विभिन्न विभिन्न जातियों में बहुजन समाज के बटे हुए लोग, उन्हीं लोगों के लिए जब आप लोगों को बटे हुए देख करके आरएसएस और नागपुर में बैठे हुए जो नागपुरी संतरे हैं, उन लोगों जब देखे कि ये लोग तो आपस में ही बटा हुआ है, कोई दलित भी बनने को तैयार नहीं है, यहाँ पे तो चमार दुसाद से भेदभाव कर रहा है, मुसहर से कर रहा है, धोबी से कर रहा है, पासी से कर रहा है, कोयरी से कर रहा है, कुर्मी से कर रहा है, अहिर से कर रहा है, गडेरी से कर रहा है। तो आरएसएस वाला लोग देखा कि इन लोग के आरक्षण को हम तोड़ देंगे तो ये लोग तो वैसे ही बटे हुए रह जाएगा, कुछ जाति को आरक्षण दे देंगे, कुछ को हटा देंगे, तो ये लोग आपस में लड़ते रहेगा जैसे ऐसे अभी लड़ रहा है। तो आप लोग ने देखा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि आरक्षण में वर्गीकरण होगा,
आरक्षण में वर्गीकरण होगा तो आरक्षण में वर्गीकरण, उप वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन, पता नहीं क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के जज सब फैसला सुना दिया कि आरक्षण में इस सबको बांट दो। क्यों? क्योंकि उन लोग को लग रहा है कि ये लोग आपस में एकजुट है ही नहीं। ये लोग तो आपस में संगठन बना लेता है, बहुजन कहता है अपने आप को, दलित कहता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आज भी ये लोग दुसाध, चमार, धोबी, पासी, कोयरी, कुर्मी, अहिर, गडेरी में बटा हुआ है और ये लोग अलग अलग जाति में बट करके अपनी अपनी जाति के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए काम नहीं कर रहा है। इसी का फायदा उठा करके मनुवादी, सामंतवादी जो जज कोलेजियम सिस्टम से बने हुए कलंक जज लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज लोग, वो लोग सरकार और आरएसएस के इशारे पे आपके आरक्षण में बंटवारा करने का काम किया, जिसके खिलाफ में आप सब फिर एक बार बहुजन बन करके 21 अगस्त की 2024 को भारत बंद में सड़कों पे आ गए थे ना। 21 अगस्त को भारत बंद के दिन आप सब बहुजन बन गए थे, लेकिन जब उस दिन वापस आप कार्यक्रम खत्म करके आए तो उस दिन आप घर पहुंचे होंगे तो बोलेंगे अरे वहां पे तो दुसाधवा नेतृत्व कर रहा था, वहां पे चमरवा कर रहा था, वहां पे धोबिया कर रहा था, वहां पसिया कर रहा था, उसके नेतृत्व में हम नहीं काम करेंगे। करते थे कि नहीं करते हैं? तो ये सब बात अगर आप करते हैं तो इस बात को आप भूल जाइए कि आपका आरक्षण, आपका संविधान सुरक्षित रह पाएगा। आपके सरकार और सुप्रीम कोर्ट और आरएसएस तीनों आपके अधिकार के खिलाफ इस देश में काम कर रही है। जब से भाजपा का सरकार आया है देश में कहा जा रहा है कि राम राज आ गया है, लेकिन इस राम राज्य में गिरिराज सिंह बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। वो हमको लगता है कि वो अपने लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि गिरिराज सिंह की बेटा उनका नहीं है। गिरिराज सिंह की बेटी को आज तक आप देखे हैं कि कहीं रामनवमी के जुलूस में, कहीं काली पूजा के जुलूस में, कहीं दुर्गा पूजा के जुलूस में, कहीं सरस्वती पूजा के जुलूस में तलवार भांज रही है, कहीं बुलेट पे चढ़ करके कह रही है कि हिंदू एक हो जाओ। सिर्फ गिरिराज सिंह कह रहे हैं, उनकी बेटी जो है विदेश में पढ़ाई कर रही है और वो किनके बच्चों को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू एक हो जाओ। भैया, जब इस देश में सम्मान देने की बात आई, इस देश में जब संविधान नहीं था तो आप कोई हिंदू बन करके इस देश में नहीं रह रहा था। सब लोग वहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटे हुए लोग थे। और दुख की बात है कि इस देश में जो हिंदू हृदय सम्राट बने घूमे हुए लोग, बड़े बड़े जो नेता भाजपा और आरएसएस के लोग बने हुए घूम रहे हैं लोग, उनके सारे आप घर में पता कीजिएगा तो वो आंदोलन में और रामनवमी के जुलूस में और झांकी में तलवार बांटने में, तलवार भांजने में, जुलूस निकालने में उनके बाल बच्चे सड़क पे नहीं आते हैं। वहां पे सड़क पे कौन आएगा? कोई जादव जी का बेटा, कोई कुर्मी जी का बेटा, कोई कुशवाहा जी का बेटा, कोई पासवान जी का बेटा भगवा मुरेठा बांध के, हाथ में तलवार लेके और जय श्री राम सड़क पे चिल्लाएगा। जब दंगा होगा तो उसी में से कोई दुसाध चमार मारा जाता है, दुसाध चमार मारा जाएगा, धोबी पासी मारा जाएगा, अहिर मारा जाएगा, कुर्मी मारा जाएगा। और दंगा जब होता है तो दंगा के नाम पे जेल भी जाने वाले लोगों का जब आप सूची निकालिएगा तो सूची में देखिएगा, अखबार में जब खबर छपेगा कि फलाना जादव, फलाना जादव, फलाना कुशवाहा, फलाना पटेल, फलाना पासवान जो है दंगा भड़काने में जेल चले गए बिहार शरीफ में, दंगा भड़काने में रोहतास में फलाना पासवान जी गए। कहीं आपको अखबार में नहीं पड़ेगा कि गिरिराज सिंह, पांडे जी, तिवारी जी, मिश्रा जी, चौबे जी, सिंह जी के बेटा लोग जेल जा रहे हैं। वो लोग खाली दंगा भड़का देते हैं, आते हैं भाषण दे देंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन वो लोग सड़क पे अपने बाल बच्चा को नहीं भेजेंगे। आप ही के भीड़ पे, आप ही के लोगों पे आकर के आज इस देश में बहुजन समाज का इतनी ताकत है। आप बता दीजिए, आपके वोट के बगैर इस देश का एक वार्ड पार्षद नहीं बन सकता है। बन सकता है? तो जब आपके वोट के बगैर इस देश का एक साधारण वार्ड पार्षद नहीं बन सकता है, फिर भी हम लोग को कह रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भैया, हम लोग बटे तो तुम लोगों ने शुरू से ही मनुस्मृति जब बनाया, मनु ने उसी समय तुमने हमको बांट दिया था शूद्र बना करके। देश के 6,743 अनुसूचित जातियों को और 4,000 से ज्यादा ओबीसी जातियों को बांट करके, विभिन्न विभिन्न जातियों में कर्म के आधार पर बांट करके
तुमने हम सबको पहले ही बांट दिया और अब कह रहे कि एकजुट हो जाओ। तो सही कह रहे हैं कि हमारे बहुजन समाज के लोगों, अगर तुम आपस में जाति के नाम पे बटोगे तो तुम्हारे कटने का तो मैं नहीं कह सकता हूं कि कटोगे, लेकिन तुम्हारे हक अधिकार छीन लिए जाएंगे, आरक्षण छीन लिया जाएगा। संविधान को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके इस देश में नया नया आर्टिकल जोड़ करके सरकार नए नए कानून संसद से पास करवा करके इस देश में जिस प्रकार से बहुजन समाज के खिलाफ काम कर रही है, आप सबको सोचने और सावधान होने की जरूरत है कि आज हम लोग अपनी जातियों में नहीं बट करके जिस प्रकार चंद्रशेखर आजाद जी पूरे बहुजन समाज की बात करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक, मुसलमान, सिख, जैन, बुद्ध की बात करते हैं, उसी प्रकार से आप सबको एकजुट होकर के आप देखे होंगे कि चंद्रशेखर आजाद इस देश में अगर मुसलमानों का कहीं उनके ऊपर जुल्म, शोषण, अत्याचार हो रहा होता है तो इस देश में ओवैसी जी आए चाहे नहीं आए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले वहां चले जाते हैं कि नहीं जाते हैं? भीम आर्मी का कार्यकर्ता चला जाता है। किसी बौद्ध पे, किसी जैन पे, किसी सिख पे अगर कोई शोषण अत्याचार की बात आ जाए, उनके अधिकार की कटौती की बात आ जाए, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ की बात आ जाए, तो सबसे पहले इस देश में कोई पहुंचता नहीं है, पहुंचता है वहां पे भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद के जैसे इस देश में हजारों कार्यकर्ता, हमारे जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं और बिना किसी से कहे पूछे शासन प्रशासन से अपने मान सम्मान के लिए लड़ जाते हैं। यही बहुजन समाज की ताकत है और इस ताकत को आपको बना करके रखना होगा, तभी जाकर के आपके हक, अधिकार, संविधान, आरक्षण, आपका मान सम्मान सुरक्षित रह पाएगा। नहीं तो इसी देश में आपको पता है कि चंद्रशेखर आजाद जी इस देश में भारत के आजादी के 75 वर्षों बाद भी 3 बार जेल जाना पड़ा, पता है ना? 3 बार जेल गए। पहली बार 16 महीना जेल में रहे। किस लिए गए थे जेल, पता है आप लोग को? पहली बार जब जेल गए थे तो सबीरपुर जो घड़कौली गांव है चंद्रशेखर आजाद जी का, वहां पे हमारे समाज के ऊपर शोषण अत्याचार किया गया, हमारे घरों को जला दिया गया, जैसे नवादा में जलाया गया था। हमारे बहनों के साथ मारपीट किया गया, किसी का हाथ तोड़ दिया गया, किसी का पैर तोड़ दिया गया, हमारे ही समाज के लोगों की। लेकिन दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश के जिस जाति के मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उन्होंने उनकी जाति के लोगों के गुंडों ने जो अत्याचार किया था, उन ठाकुरों को बचाने के लिए वहां पे योगी आदित्यनाथ ने हमारे लोगों पे अत्याचार भी अपने जाति के लोगों से करवाया और हमारे लोगों को ही जेल भेज दिया। और चंद्रशेखर आजाद के साथ उनके 17 साथियों को सहारनपुर और मेरठ के जेल में बंद कर दिया। और उस मामले में चंद्रशेखर आजाद पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो इस देश के आतंकवादियों पे लगाया जाता है, जो लोग देश विरोधी काम करते हैं उन पे लगाया जाता है, वैसे कानून के अंदर उनके मुकदमा दर्ज करके उनको 16 महीना जेल में रखा गया। तो चंद्रशेखर आजाद पहली बार अपने समाज के मान और सम्मान के लिए जेल गए। दूसरी बार जब जेल गए तो आप सबको पता है कि दिल्ली के तुगलकाबाद में हमारे रहबर, हमारे गुरु संत रविदास जी का जब मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा था, जो तुगलकाबाद में मंदिर है, उस मंदिर को दिल्ली के हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए और वहां पे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से विकास का कार्य दूसरा होगा, मंदिर तोड़ करके। तो हमारे महापुरुषों का सम्मान बचाने के लिए दोबारा जब चंद्रशेखर आजाद जेल गए तो 60 दिन जेल में रहे थे, दिल्ली के तिहाड़ जेल में, पता है ना? तो पहली बार चंद्रशेखर आजाद अपने समाज के मान सम्मान बचाने के लिए, और दूसरी बार जब गए तो संत गुरु रविदास जी अपने महापुरुषों के स्वाभिमान के लिए जेल गए। और तीसरी बार जब जेल गए तो इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक कानून पारित किया, सीए, एनआरसी, एनपीआर, नाम सुने होंगे आपके। पूरे देश में सबसे पहले जब इस देश के बड़े बड़े नेता, जिनको आज तक हम लोग सदियों से वोट देते आए हैं, चाहे वो बिहार वाले नेता हो, चाहे उत्तर प्रदेश वाले नेता हो, जो बहुजन के नाम पे वोट ले लेकर के, कभी सेकुलरिज्म के नाम पे वोट ले लेकर के, पिछड़ा के नाम पे वोट ले लेकर के सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन सीए, एनआरसी, एनपीआर में सबसे ज्यादा नुकसान इस देश के दलितों और आदिवासियों को होने वाला था। उस कानून के
फायदे और नुकसान कोई समझा नहीं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जब उस कानून का बढ़िया से अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि सीए और एनआरसी एनपीआर में कागज मांगने की बात हो रही है कि जिनके पास 1975 के पहले का 75 के पहले का खतियान होगा, जमीन होगा, उन सबको इस देश में रहने दिया जाएगा, उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। जिनके पास नहीं होगा उनको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, यानी कि जेल में भेज दिया जाएगा। तो सरकारी डाटा कहता है कि इस देश के दलितों के 53% से ज्यादा लोगों के पास 1 कट्ठा जमीन न रहने को है न खेती करने को है। तो 53% जेल जाने वाले लोग कौन होते हैं? दलित समाज के लोग होते हैं। लेकिन इस बात को हम लोग नहीं समझे। उस समय सड़कों पे कौन लोग थे? मुसलमान सड़कों पे थे, मुसलमानों को डराया जा रहा था। लेकिन उस सीए और एनआरसी और एनपीआर होने के बाद इस देश का 53% एससी एसटी समाज और ओबीसी समाज के जो लोग आज भी सड़क किनारे, तालाब किनारे, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो नहर किनारे रहते हैं, जिनके पास अपना रहने के लिए एक कट्ठा 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है, वो लोग जो झोपड़ी बना करके रहते हैं। और बिहार में भी जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, ये सरकार भी कभी कभी अलग अलग योजना के नाम पे, जल जीवन जंगल हरियाली यात्रा के नाम पे, कभी किसी योजना के नाम पे, किसी पंचायत भवन बनाने के नाम पे, कभी कोई भवन बनाने के नाम के उनके झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया जाता है। मैं कल पटना में आया हूँ, मेरी तबीयत खराब थी, मैं घर पे था। जब पटना आया तो कल मुझे रात में ही फोन आया कि दीघा नहर के पास रहने वाले हमारे मुसहर और रविदास और पासवान समाज के जो लोग 200 झोपड़ी बना करके रह रहे थे नहर के किनारे में, उन लोगों की झोपड़ियों को, अब सोचिए कि ठंडा का मौसम आ रहा है, उनके 200 झोपड़ियों पे जेसीबी, इस नीतीश कुमार जी और ये जो मुरेठा वाला है वो डिप्टी सीएम है, उस सब लोग मिल करके जेसीबी चलवा दिया, दलित समाज के 200 घरों को तोड़ दिया। आप सोचिए कि वो 200 लोग कहां रहेंगे। और उन्होंने सबसे पहले मदद के लिए भीम आर्मी को कॉल किया। ये आपकी ताकत है। आज तक मेरे नेतृत्व में बिहार में कोई भी न्याय की लड़ाई लड़ी गई हो, उस लड़ाई में हम लोगों ने सफलता अर्जित किया है, कभी विफल नहीं हुए हैं। नवादा के घटना में जब मेरे संज्ञान में आया, सबसे पहले मैं वहां नवादा पहुंचा, वहां पे हमारे टीम के लोग पहुंचे। जब वहां पुलिस भी नहीं पहुंची थी, मेरे भाई बता रहे थे, वहां पे पुलिस से पहले भीम आर्मी के लोग पहुंचे थे और अपने लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध करवा रहे थे। वहां पे जब मैं गया तो मैं देख रहा हूं कि पैक्स के गोदाम में, जिनके घर जले हुए हैं, पैक्स का गोदाम में इतनी बदबू थी कि उसमें इंसान तो दूर की बात है, एक जानवर को भी अगर 24 घंटे रख दिया जाए तो मुझे लगता है कि 24 घंटे के बाद वो दम तोड़ देता, वो जानवर भी मर जाता। उस पैक्स के गोदाम में जिनके 34 घर जले थे, उन सबको रखा गया था। हम लोग गए वहां पे, देखे कि क्या व्यवस्था है, नहीं है, कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी। वहां पे हम लोग धरना पे बैठ गए। आप सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से। और हम सब के धरना पे बैठने के बाद नवादा के डीएम और एसपी को हमने बोल दिया कि जब तक आप नहीं आइएगा और इन लोगों के लिए रहने के लिए बढ़िया व्यवस्था नहीं कीजिएगा, खाने के लिए बढ़िया व्यवस्था नहीं कीजिएगा, इनके कपड़े की व्यवस्था नहीं कीजिएगा, क्योंकि सबके घर जल गए थे। महिलाओं के साड़ी, बच्चों के छोटे छोटे कपड़े, बुजुर्गों के लुंगी धोती, जो भी गमछा होता है, सब कुछ जल गया था। जानवर भी जल गए थे, चावल गया, वो सब जल गया था। हम लोग के जाने के बाद वहां पे आधा घंटा जब हम लोग वहां पे धरना पे बैठे, सड़क जाम किए, उसके बाद नवादा के डीएम और एसपी को वहां पे आना पड़ा। और आकर के जो जो हमारी मांगे थी, एक भाई की वहां पे जान भी चली गई थी आगलगी के दौरान, वो डर से वो रात में भागने के क्रम में उनको हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया और उनका देहांत हो गया। उनके आनंद फानंद में पुलिस के लोग पोस्टमार्टम करवा के लाश को जलाने के लिए ले जा रहे थे। कोई मुआवजा, कुछ घोषणा नहीं हुआ था। जब हम लोगों ने वहां पे धरना दिया तो उसके पत्नी को, उसके बच्चों को रहने के लिए, उनके लिए वहां पे 2.5 लाख रुपया उनके दोनों बच्चों के नाम पे, उनकी पत्नी के नाम पे हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। और जो पैक्स गोदाम में हमारे समाज के लोगों को रखने के लिए मजबूर कर रही थी प्रशासन, उनके लिए टेंट सिटी बनवाया गया और सभी 34 परिवारों को 1.5 लाख रुपया जिनका झोपड़ी जला था, ये भीम आर्मी की ताकत है कि नवादा जिला प्रशासन को देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुजफ्फरपुर की घटना में जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मेरे भाई शैलेश ने फोन करके बताया कि भैया ऐसा घटना हुआ, वहां जाना चाहिए। मैं
उसी समय आरा से लौट रहा था, मैं लाइव आकर के बोला कि कल मैं मुजफ्फरपुर आ रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे समाज के लोग, मेरे बहुजन समाज के भाई इतने हमसे प्यार करते हैं कि वहां हजारों की संख्या में मैं रात के 12 बजे लाइव आया था, और अगले दिन 10 बजे हमारे भाई हजारों की संख्या में पारू पहुंच करके लालू छपरा गांव में हम सब के लिए वहां पे पहुंचे हुए थे, और हमने पारू में जो पीड़िता रूपा थी उसके परिवार से मुलाकात किया, और वहां पे जाकर के डीएसपी पुलिस के लोग हमारे आगे हाथ जोड़ रहे थे, माफी मांग रहे थे, लेकिन हमने अल्टीमेटम देकर के आए थे कि 3 दिन के अंदर अगर जो संजय राय अपराधी है, जो पारू में जो रूपा का बलात्कार करने वाला है, हत्या करने वाला, अगर 3 दिन के अंदर उसको अरेस्ट नहीं किया गया, उसके घर की कुर्की जब्ती नहीं किया गया, तो चौथा दिन मुजफ्फरपुर में ऐसा कोहराम भीम आर्मी मचाएगी कि जो जिला प्रशासन के लोग, एसपी कार्यालय में, डीएम कार्यालय में बैठे हुए लोग हैं, वो अपने घर से और अपने कार्यालय से छोड़ करके जिला भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं कि हमारे 3 दिन के अल्टीमेटम देने के बाद आप सबको पता है कि भीम आर्मी से बड़ा इस देश में आज भी बहुजन समाज का कोई संगठन नहीं है। भीम आर्मी के 3 दिन के अल्टीमेटम देने के बाद मैं बता दे रहा हूं कि 48 घंटे के अंदर ही उस जो अपराधी था उसके घर का कुर्की जब्ती हो गया। ये भीम आर्मी की ताकत है और आप सबकी ताकत है। और 48 घंटे के बाद ही, कुर्की जब्ती के बाद, वहां के जो जिले के एसपी है उनका फोन आ गया मुझे कि अध्यक्ष जी, जो अपराधी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, वो बंगाल में सिलीगुड़ी के आसपास फरार है, और हमारे एसटीएफ के लोग उसको नजर बनाए हुए हैं। उसको 12 घंटे के अंदर मुजफ्फरपुर लेकर के वो लोग पहुंच रहे हैं। अभी दूसरा कोई आंदोलन या कोई कार्यक्रम नहीं करिएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि संजय राय को 12 घंटे के अंदर पकड़ करके, कुर्की जब्ती के बाद एसपी का फोन आया था मुझे, मैं उसको लेकर के मुजफ्फरपुर आ रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि बिहार में कुछ लोग नेता बनने का इतना शौक चढ़ गया है और समाज को बदनाम करने का, समाज को फंसाने का, कि भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद के अल्टीमेटम देने के बाद, हम सबके कुर्की जब्ती करवाने के बाद कुछ लोग नेता बनने के लिए वहां पे गए और हमारे समाज के 17 लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल भेजवाने का काम कर दिया। ये बहुत शर्म की बात है। मैं मुजफ्फरपुर में जाकर के जेलों में उनसे मिला। आज भी भीम आर्मी की टीम, जब मुझे पता चला कि हमारे भाई जेल में है, हमसे मिलना चाहते हैं, बाद कई लोग मुझे जेल से फोन किए, मैं जाकर के मिला, वहां पे मिला, सबसे बात किया, वहां पे मीटिंग किया मुजफ्फरपुर में, क्योंकि मुझे दुख है कि मेरे समाज का ही भाई है जो लोग भी जेल गया है। और मैंने वहां पे भीम आर्मी की टीम के सहयोग से, आप लोग जाकर के पता कर लीजिएगा, मुजफ्फरपुर में तकरीबन अब तक 7 साथियों को बेल करवा चुके हैं, और भीम आर्मी की ताकत है। और जो लोग नेता बनने के लिए वहां गए थे वो तो खुद भी जेल में बंद हो गए। हमारे समाज को क्या बेल कराएंगे, क्या न्याय दिलाएंगे, वो जेल में खुद ही बंद है। और आज उनकी वजह से आज वहां पे मैं बता दे रहा हूं कि ये हालात है कि पारू के लालू छपरा गांव में हमारे समाज के लोग उस गांव में रहने को, मैंने गांव छोड़ दिए हैं, महिलाएं नहीं रह रही हैं। इतना बदनामी हुआ है कि वहां पे अगल बगल के जो अपराधी था उसकी जाति के लोगों ने हमारे समाज के ऊपर इतना टोंट कसा है, और महिलाओं पे, छोटी छोटी बच्चियों पे जो स्कूल में पढ़ाई करती थी, उनको पढ़ाई करने जाने के दौरान उन पे टोंट किया जाता था, उन पे छेड़खानी किया जाता था, और वो लोग गांव छोड़ने को मजबूर है। तो ऐसी नेतागिरी हम लोग को नहीं करना है। भीम आर्मी अपने समाज के मान सम्मान की रक्षा के लिए जानी जाती है, न कि मैं ऐसा कोई काम कर दूं किसी गांव में जाकर के कि भीम आर्मी की वजह से मेरे गांव के बहनों को दिक्कत हो जाए, मेरी माताओं को दिक्कत हो जाए और उनको गांव छोड़ने के लिए विवश होना पड़े। आप लोग नहीं जानते हैं तो मुजफ्फरपुर के लालू छपरा गांव में चले जाइए, और वहां पे मैं उस परिवार के, रूपा के माँ और तमाम जो लोग हैं, वो सब लोग गांव छोड़ करके भागे हुए थे। लेकिन फिर मैं उनसे संपर्क किया और उस गांव में फिर से मैं लालू छपरा में वहां के डीएसपी को और एसपी को फोन करके बोल दिया हूं कि जितनी गिरफ्तारियां करनी थी कर लिए, 16 लोगों को जेल भेज दिए, 150 अज्ञात पे FIR किए हैं, लेकिन 16 के बाद अगर 17वां गिरफ्तारी अगर किसी भी लालू छपरा गांव या किसी भी बहुजन समाज, दलित समाज के मुजफ्फरपुर जिला में गिरफ्तारी उस मामले में जो FIR आपने दर्ज किया है अगर कर दिया, तो मैं आपको बता देता हूं एसपी साहब कि हम लोग भीम आर्मी वाले लोग हैं। हम लोग गोली, लाठी, डंडे से डरने वाले लोग नहीं है। क्योंकि हमारे नेता जगदेव प्रसाद ने एक नारा दिया था, बिहार के सबसे बड़े महापुरुषों में मैं उनको देखता हूं,
कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। तो हमारे जो नेता है चंद्रशेखर आजाद जी जगदेव प्रसाद के नारे के कॉम्बो हैं। वो पहली पीढ़ी के लोग जो जेल जाएंगे, मारे जाएंगे वाले, तो मारे जाने वाले लोगों में से तो उनको आपने देखा ही है कि उनको जान मारने के लिए उन पर गोली चलाया गया। और आज की घटना मैं बता रहा हूं कि दिल्ली से कानपुर में आज उनका चंद्रशेखर जी का कार्यक्रम था, कल जमशेदपुर में है, वहां हम लोग को भी जाना है। आज वो दिल्ली से जब ट्रेन से वंदे भारत, एक ट्रेन नरेंद्र मोदी जी ने चलवाया है, वंदे भारत ट्रेन से जब दिल्ली से कानपुर आ रहे थे तो जिस बोगी में वो बैठे हुए थे उस बोगी में उनके सीट के अगली शीशा पे इतने पत्थर बरसाए गए। वो फोटो वो फेसबुक पे चंद्रशेखर आजाद जी ने पोस्ट किया, हम सबने शेयर भी किया, आप सबको बता दें। तो उस नेता पे इतना खतरा है कि आज भी उनकी जान मारने के लिए जो मनुवादी सामंतवादी ताकतें हैं वो लगी हुई है। और चंद्रशेखर आजाद जी पे आज भी जानलेवा हमला हुआ है। अगर उस ट्रेन के अगर शीशा जहां पे चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए थे, अगर वहां पे कोई फायरिंग हो जाता, ईंट पत्थर से उनको चोट लग जाता या किसी प्रकार का नुकसान हो जाता, तो इस देश की केंद्र की सरकार जो प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत चला करके अपना वाहवाही लूट रही है, वो एक ट्रेन की सुरक्षा नहीं कर सकती है। और हमारे समाज जो बहुजन समाज का कोहिनूर हीरा है, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, जो बहुजन हृदय सम्राट है, जो हमारे देश के बहुजन समाज की युवाओं, माताओं, बहनों के दिलों में राज करता है, वैसे लोगों का अगर नुकसान हो जाए तो इस देश में मैं आज इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि इस देश की सरकार में बैठे हुए तानाशाह नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, आप सब लोग कान खोल करके सुन लीजिए। चंद्रशेखर आजाद हमारे समाज का वो नायाब हीरा है। अगर उसके ऊपर खरोच भी आ गई तो इस देश में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जो लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता है, वो इस देश के अंदर कोहराम मचा देंगे। और इस देश में जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी कुर्सियां और उनको आवाज खाली करके मुझे लगता है कि भारत छोड़ करके भागना पड़ेगा जब चंद्रशेखर आजाद पे अगर एक भी खरोच आ गया तो। अब सोच लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद जगदेव प्रसाद के उस नारे के पहली पीढ़ी के मारे जाने वाले में भी है, गोली खाने वाले में भी है, जेल जाने वाले में भी है और राज करने वाले में भी है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी बहुजन समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से उनको चुन करके 1.5 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जीता करके उनको राज करने के लिए देश के सबसे बड़ी अदालत संसद भवन में भेजने का काम किया और उनको सांसद बनाने का काम किया है। और मैं आज ये भी कह देना चाहता हूं कि जिस रफ्तार से भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद की टीम, आजाद समाज पार्टी कांशीराम इस देश के अंदर काम कर रही है, आने वाले 10 वर्षों के अंदर चंद्रशेखर आजाद एक सांसद है। लेकिन 10 वर्षों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आप सब ने जिस स्नेह और प्यार के साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का साथ दिया है, हर लड़ाई में हम सब लोग मजबूती से खड़े रहे हैं, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। और 2029 के लोकसभा चुनाव में अगर बहुजन समाज ने उनके साथ दिल लगी की तो 2029 में इस देश के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी को हल्के में लेने वाले लोगों, कान खोल के सुन लो, बहुजन समाज के लोग बहुत कुर्बानियां दिए और बहुत राजनीतिक हलवाही इस देश के सामंतवादियों, जातिवादियों के कर लिए। बहुत लोग कंधा बना करके किसी को विधायक, एमपी, राज्यसभा और तमाम पदों पे बना करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना लिए। अब वो समय नहीं है। हम लोग अब अपना विधायक, अपना सांसद, अपना मुख्यमंत्री, अपना प्रधानमंत्री भी हम लोग अपने वोट से अपने भाइयों को वोट देकर ही चुनेंगे और अपने लोगों में न बटेंगे न कटेंगे, बल्कि हम जुड़ेंगे और जुड़ करके हम लोग जीतेंगे। ठीक है? हम सब लोग SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध
ईसाई सब लोग आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके हम लोग हर चुनाव वार्ड पार्षद से लेकर के सांसद तक का, विधायक का चुनाव जीतेंगे। ठीक है। गिरिराज सिंह को मेरा जवाब है कि बटेंगे तो कटेंगे नहीं। बहुजन समाज के लोग जुड़ेंगे और जुड़ करके जीतेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या क्या कह रहे हैं? तो एक बात तो, जिस संवैधानिक कुर्सी पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं और जो उनके अंदर ठसक है ठाकुर होने का, तो मैं बता देता हूं कि ठाकुर होने का ठसक आप अपने पास रखिए। वो जमाना नहीं है आजादी के पहले वाला कि घोड़ी पे चढ़ने से दलितों को रोक देते थे और उनकी हत्या कर देते थे, उनकी मूछें काट देते थे मूछ रखने पे। तो वो दौर नहीं है। और मुझे समझ ही में नहीं आया कि इस देश के ठाकुरों को घोड़ी से क्या संबंध है। घोड़ी एक जानवर है ना। हमको तो लगता है कि ठाकुर लोग घोड़ी को अपनी बहन समझता है, इसलिए दलितों को उस पर चढ़ने नहीं देता है। तो मैं यही कहूंगा कि योगी जी, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि हरिजन शब्द कोई बोलेगा तो उस पर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन ये आप संवैधानिक कुर्सी पे बैठ करके संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मजाक उड़ा रहे हैं। तो योगी जी, आप कान खोल के सुन लीजिए। इस देश में महात्मा गांधी ने हमको हरिजन, हमारे समाज के हरिजन बोल करके चले गए। तो आप सुन लीजिए, हम भगवान को मानने वाले लोग नहीं हैं। तो हरि के जन वही हुए ना जो भगवान को मानते हैं। तो हम लोग हरिजन नहीं है, क्योंकि हम लोग राम कृष्ण को मानने वाले लोग नहीं है। हरिजन हम नहीं है। हरिजन अगर हम मान लेते हैं कि तुम्हारे शब्दों में हम हरिजन ही हैं, तो अगर हम भगवान के जन हैं, तो हमारे देश की एक बड़ी नेता आयरन लेडी मायावती जी ने कहा है कि अगर हम सब SC ST OBC वाले हरिजन हैं, पिछड़ी जाति हैं, तो क्या तुम लोग शैतान के जन हो? शैतान के जन हो, शैतान के लोग हो। हम भगवान के लोग हैं, तो क्या तुम शैतान के लोग हो? तो योगी आदित्यनाथ जी, आप अपना दिमाग खोल लीजिए। भगवान के लोग आप होंगे। आप जय श्री राम, अयोध्या, राम मंदिर, द्वारका मंदिर, कृष्ण मंदिर और ज्ञानवापी, पता नहीं क्या क्या आप लोग कर रहे हैं। और इसके नाम पे देश के बहुजन समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हम SC ST OBC समाज के लोग अपने आप को हरिजन नहीं मानते हैं। हम लोग हरिजन नहीं, हम लोग भीम के जन हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन हैं और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग किसी भी पोथी, प्रथा, रामायण, गीता और पुराण को मानने वाले लोग नहीं है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और हम लोग संवैधानिक रास्ते पे चल करके, बाबा साहब के रास्ते पे चल करके आजादी के 77 वर्षों में आज बाबा साहब ने जो संविधान के माध्यम से हमें शिक्षा का अधिकार दिया, उस अधिकार का प्रयोग करके आज हम लोग बोलने के काबिल हुए हैं। आज आपकी बराबरी में बैठने के काबिल हुए हैं। आज आपके आंख में आंख डाल करके आपसे सवाल पूछने के काबिल हुए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ संविधान का देन है, न कि किसी भगवान का देन है। तो हम लोग, योगी जी कान खोल करके सुन लीजिए, आप हरिजन कहना बंद कर दीजिए, नहीं तो हम लोग आपको शैतान के जन कहेंगे। आपको शैतान के जन कहने में अगर अच्छा लग रहा होगा तो ठीक है, हम लोग भी हरिजन कहना पसंद कर लेंगे। तो हम इस पे ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि विवाद हो जाता है, बड़ा बड़ा मसला हो जाता है। बस हम यही कहेंगे कि हमारे जो भी लोग हैं यहाँ पे आए हुए सभी मेरे भाई लोग, मैं आप सब से कहूंगा कि आप सब लोग बहुजन समाज में आपसी भाईचारा बना करके और अपने घर में जाइए तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 3 श्लोक आप अपने घर में लिख लीजिए, जो उन्होंने अपने जीवन में किताब लिखा, उनके नारे आप कहीं भी मूर्ति बना होता है तो लिखा होता है, शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें। तो आप पहले शिक्षित बनिए, उसके बाद संघर्ष करिए, तब जाकर के संगठित हो पाइएगा। ठीक है। तो आप सब लोग बाबा साहब के बताए नारे पे, उनके संदेश पे, हमारे बहुजन महापुरुषों के बताए संदेश पे इस समाज को शिक्षित बना करके अपने हक अधिकार छीनने के लिए, आप सबको पता है कि आज भी बिहार में
पंचायती राज में आरक्षण लागू हो गया है, लेकिन सहकारी समितियां बिहार में कई है। कहीं मत्स्यजीवी समिति है, कहीं बिस्कोमान है, कहीं सहकारी समिति, कोई कृषि साख समिति है। आज भी वहां पे आरक्षण नहीं है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम सबको अधिकार मिल गया है। आजादी के 77 वर्ष हो गए और सहकारी समितियों में, इस देश के सहकारी समितियों में, इस देश की सरकार ने संविधान में जबकि लिखा गया है कि जो भी सरकारी संस्था होगा वहां पे SC, ST, OBC की भागीदारी सुनिश्चित करना। 27% OBC का, 17% SC का और 5% ST का। लेकिन आज भी सहकारी समितियों में आरक्षण नहीं है। आज आपके लोग मुखिया, वार्ड पार्षद, जिला पार्षद, पंचायत समिति, सरपंच, विधायक और तमाम बन जा रहे हैं, लेकिन सहकारी समितियों में जहां पे पैसा है, बिस्कोमान का चेयरमैन कौन है, नेफेड का चेयरमैन कौन है, आप उनकी जाति, उनका नाम पता कर लीजिए। आज भी उस पे सामंतवादियों का कब्जा है। और आज भी आप देखिएगा बिहार का बिस्कोमान का चेयरमैन कौन है, तो कोई सिंह जी है, कोई सहकारी समिति का, कोई मत्स्यजीवी समिति का चेयरमैन कौन है, तो कोई पांडे जी है, कोई मिश्रा जी है, कोई चौबे जी है, कोई श्रीवास्तव जी है। तो हम नीतीश कुमार जी से भी पूछना चाहते हैं कि पिछड़ों की बड़ी बात करते हैं आप कब सहकारी समितियों में हमारे SC, ST और OBC की भागीदारी सुनिश्चित करिएगा? ये भी आपको जवाब देना होगा। नहीं तो आने वाले समय में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से मैं आज एक और घोषणा करना चाहता हूं कि हम सब के नेता चंद्रशेखर आजाद जी का जल्द ही बिहार में आगमन होने जा रहा है। और वो डेट है 1 दिसंबर। बिहार की राजधानी पटना में जब वो सांसद बने हैं, सांसद बनने के बाद उनका बिहार में पहली बार आगमन होने जा रहा है। तो मैं, आप लोग अगर मुझे अपने भाई को सुनने के लिए, अगर आप यहाँ पे 500, 1000 की संख्या में आ रहे हैं, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारे बड़े भाई और हम सब के नेता, बहुजन हृदय सम्राट चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी कांशीराम के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी का आगमन पटना में होने जा रहा है। मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप सब लोग वहां पे हजारों हजार के संख्या में आप अपने साधन और संसाधन के साथ, चूंकि हम लोग के पास न सरकार है, न हमारा मुख्यमंत्री है, न कोई हम लोग का बड़ा ठेकेदारी है, न हमारे पास बड़े बड़े बाहुबली हैं। हमारे पास जो बल है वो बहुजन समाज का बल है और वही हमारा बाहुबल है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने साधन पे, चाहे ट्रेन के माध्यम से हो, चाहे ऑटो के माध्यम से हो, चाहे आप कोई गाड़ी भाड़े पे करके, आप सब लोग 1 दिसंबर को पटना आएंगे ना? आप सब लोग बताइए, आप लोग जितने लोग हैं, मैं बस यही कहूंगा कि आप सब लोग अपने साथ कम से कम 10-10 लोग को लेकर के आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? मेरे सम्मान को रखेंगे कि नहीं रखेंगे? माताएं बहनें कुछ नहीं बोल रही है, लग रहा है कि इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है मेरा बात। आप लोग नहीं आइएगा? आइएगा कि नहीं आइएगा? तो जोर से बोलिए एक बार, आइएगा ना? ठीक है, तो 1 दिसंबर को आप सब लोग को पटना चंद्रशेखर आजाद जी को सुनने के लिए आना है। और आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भीम आर्मी के जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे अनीश जी यहाँ बैठे हुए हैं। उनका प्रमोशन हो गया है, चूंकि वो 4 साल से जिला अध्यक्ष थे और वो अच्छा काम कर रहे थे नालंदा में। उन्होंने भीम आर्मी को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाया है और अभी उनको प्रमोशन करके भीम आर्मी का प्रदेश सचिव बनाया गया है। और मुझे लगता है कि कोई एक जिला भी उनको दिया गया, पटना पूर्वी का उनको प्रभारी बनाया गया। पटना पूर्वी में आपका बख्तियारपुर, मोकामा, बाढ़ का एरिया आता है। तो मैंने इनको बोला था कि पटना पूर्वी में आप एक मजबूत कमेटी बनवाइए और वहां पे पटना पूर्वी, चूंकि पटना जिला काफी बड़ा जिला है और वहां पे 14 विधानसभा क्षेत्र है, तो पटना को मैंने 3 भागों में बांट दिया। मुझे लगा कि एक जिला अध्यक्ष से काम नहीं चलने वाला है, तो पटना पश्चिमी का जिला अध्यक्ष मैंने अलग बना दिया है और पटना महानगर का मैंने एक अलग जिला अध्यक्ष बना दिया है और पटना पूर्वी का एक जिला अध्यक्ष बनाना है, जो गणेश जी को जिम्मेदारी दिया गया था। लेकिन इन्होंने
व्हाट्सएप पे कुछ मुझे मैसेज किया था, तो मुझे लगता है कि उन सब बातों को भूल करके अब आगे बढ़ने का समय है। अनिल जी से आग्रह करेंगे कि आप अपने प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी को निभाते हुए पटना पूर्वी के प्रभारी बन करके आप वहां पे मजबूत कमेटी बनाने का काम कीजिए। और वहां पे जब मजबूत कमेटी बन जाएगी, मैं हर जगह जाता हूं तो एक बात बोलता हूं कि जहां भी शोषण, अत्याचार, अन्याय हो रहा है हमारे समाज के ऊपर, वहां पे भीम आर्मी की एक टीम बना दीजिए। और ज्यादा नहीं, उस भीम आर्मी के उस गांव में अगर 100 युवा अगर भीम आर्मी की टीम से जुड़ करके अगर भीम आर्मी का गठन कर दिए उस गांव में 100 लोगों का टीम का, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस गांव से हमारे समाज के ऊपर हो रहा शोषण, जुर्म, अत्याचार और अन्याय खत्म हो जाएगा। तो क्या आप सब इस बात से एग्री है? जहां भी भीम आर्मी मजबूत है वहां शोषण, अत्याचार, अन्याय उस गांव में किसी भी मनवादी, जातिवादी, सामंतवादी के द्वारा नहीं होता है। और जहां भीम आर्मी कमजोर है, जहां आप दूसरे संगठन में, दूसरे पार्टी में आप बटे हुए लोग हैं, बिहार में भी कई लोग ठगने का काम कर रहे हैं दलित समाज को, पिछड़े समाज को, जाति के नाम पे। विचारधारा कुछ नहीं है, बस जाति के नाम पे आते हैं, हाथ में एक एक बीता का बद्दी बांधे हुए रहते हैं और आकर के आपकी वोट को ठग के लेके जाते हैं। और वोट भी जब ठगते हैं तो किसको एमपी बनाते हैं? कभी जीजा जी को एमपी बनाते हैं, कभी मम्मी जी को बनाते हैं, कभी चाचा जी को बनाते हैं, कभी भाई को बनाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि उनका आने वाला पीढ़ी जो है, अब उनका भगना भगनी भी अगला बार लग रहा है कि विधायक का चुनाव लड़ेगा। क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जब जाते हैं तो अपने पार्टी के नेता को नहीं लेके जाते हैं। फलाना पासवान, फलाना रविदास, फलाना मोची, फलाना धोबी, फलाना रजक, फलाना पटेल, फलाना कुशवाहा को नहीं लेके जाते हैं। जब वो मोदी जी से मिलने जाते हैं तो वो उनकी मम्मी, उनकी दीदी, उनके भगना, उनके भगनी और उनके जीजा, पूरे बिहार का दलित समाज एक ही परिवार से चलता है क्या? तो जब एक परिवार से नहीं चलता है तो उस नेता के पीछे आप लोग क्यों पड़े हुए हैं जो आपके विचारधारा को मानता है? एक बीता का बद्दी बांधता है। आप टीका भी आप छोड़िए, वो सब बात टीका उका का, लेकिन तो हम यही कहेंगे कि जब 5 सीट उनको मिला तो 1 सीट दे दिए जीजा जी को, 1 सीट से खुद ही लड़ गए और 3 सीट बेच दिए। 1 सीट दे दिए, वो भी रिजर्व सीट था, उनका भाई एमपी था, भाई से छीन के किसको दे दिए? एक मनुवादी जो दलित समाज की बेटी से शादी करके दलित सीटों को हड़पने का एक भी नया साजिश चल रहा है कि अगर रिजर्व सीट पे सवर्णों को, सामंतवादियों को, जातिवादियों को कब्जा करना है तो किसी सुंदर दलित लड़की से शादी कर लो और उसको एमपी का चुनाव लड़ा दो। नाम रहेगा कि एमपी है फलाना चौधरी और उसका पति क्या है? फलाना शर्मा। तब नाम है दलित जी का, अब माला मारेंगे एमपी फंड का सारा भूमिहार जी, ब्राह्मण जी, राजपूत जी, लाला जी। तो ये हम लोग अब नहीं चलने देंगे। तो चिराग जी की यही किए, 1 सीट जो है भूमिहार की पत्नी जो हमारे ही समाज की एक बेटी है उसको दे दिए। लेकिन अब सोचिए कि जब उस सीट से वो सांसद बनी है, उसका बाल बच्चा जो पैदा होगा तो वो तो भूमिहार ही होगा। और जब वो भूमिहार होगा तो उसका बाल बच्चा और उसका ससुर, उसका पति वही ना एमपी फंड का लाभ उठाएगा, क्योंकि उनकी माँ भी जो है, सुनते हैं कि उनकी माँ भी ब्राह्मण है। अब और जो 2 सीट बचा था वो भी वो बेच दिए। 1 सीट सुनते हैं 45 करोड़ में बेचे हैं, 1 सीट 30 करोड़ में बेचे हैं। कहते थे कि जब पार्टी टूटी थी तो कि जो लोग हमको धोखा दिया है उसको टिकट नहीं देंगे। लेकिन जो बात वो कहते हैं उसी पे उलट के थूक के चाटने वाला काम करते हैं। आपने देखा होगा कि वैशाली में वही बीना सिंह जो पार्टी तोड़ करके भाग गई उसको टिकट दे दिए। अरे 5 सीट मिला था, आप 1 सीट मुसलमान को दे देते, 1 सीट ओबीसी को दे देते, बाकी 3 रिजर्व सीट था, वो 3 सीट पे दलितों की 3 प्रमुख जाति को टिकट दे देते, एक पासवान को, एक रविदास को, एक माझी को, एक चौधरी को दे देते, तब न मानते कि आप हमारे समाज के नेता हैं। तो आपको सिर्फ पैसा और परिवार नजर आता है। तो मेरे बिहार के भाइयों, मैं आप सबसे यह आग्रह करूंगा
कि पैसा और परिवार वाले नेता के पीछे समय गंवाने से ज्यादा बेहतर है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। यहाँ पे आपका जब टिकट बंटवारा होगा तो आप ही के बीच के किसी भाई को मिलेगा जो आपके बीच संघर्ष कर रहा होगा। कोई रोशन को मिलेगा, कोई रंजीत को मिलेगा, कोई हिमांशु को मिलेगा और आप ही अनीश को मिलेगा। अगर आप लोग वैसे पार्टी को मजबूत कीजिएगा तो आप लोग उसका चेहरा भी नहीं देखे रहिएगा। टिकट लेके आएगा और कहेगा कि हमको फलाना पासवान जी का टिकट है, फलाना चुनाव चिन्ह है, हमको वोट दीजिए। आप 5 साल भेटे नहीं है, आप वोट दे दीजिए। तो ये आप सबको बिहार में सोचने की आवश्यकता है कि ऐसे लोगों से आप लोग को सावधान रहना है और भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के कंधों को मजबूत करके, संगठन को मजबूत करके, पार्टी को मजबूत करके आप सब लोग को एकजुट होकर के पूरे बिहार के अंदर कहीं भी शोषण, अत्याचार, अन्याय होता है तो भीम आर्मी नजर आता है। जब से वो लोग केंद्रीय मंत्री बने हुए कहीं शोषण, अत्याचार नहीं दिखाई देते हैं। जब भीम आर्मी सत्ता में सांसद चंद्रशेखर आजाद जी बने थे तब भी, जब नहीं बने थे तब भी भीम आर्मी सड़कों पे आप सबके लिए, बहुजन समाज के लिए संघर्ष कर रही थी और आगे भी इसी प्रकार से अपने समाज के हक हुकूक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और भीम आर्मी के माध्यम से इस समाज को हुक्मरान बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय